Good morning, students. We are discussing solutions, and previous lecture we have covered about solid solution. In today's lecture, we will discuss about solid as well as liquid solution, mainly liquid solution, and very important law that we will discuss today, that is Raoult's law. This one, that is very important. Before studying it, we have to know few terms like first one, what is volatile and non-volatile, and second one, what is vapor pressure. देखिए, वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लेते हैं और उसमें क्या है कि वेपर्स प्रोड्यूस होती हैं, है ना। और हर टेम्परेचर पर कुछ वेपर्स हैं वो ऊपर जाती हैं, है ना, इवेपरेट होती हैं, और जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो फिर नीचे आती हैं, है ना। और इस तरीके से एक मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोसेस होती है, इसमें लिक्विड से गैस यानी वेपर्स, और फिर वेपर से फिर लिक्विड यानी वेपरेशन, और दूसरा कंडेंसेशन यानी लिक्विड से ऊपर जाना, वो तो हमारा हो गया इवेपरेशन। और जब वो अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं तो उसके बाद वो दोबारा नीचे आते हैं सॉल्यूशन में, दैट इज़ कंडेंसेशन। तो हर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन चलती है और कुछ समय के बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। तो एक कंडीशन तो हुई इक्विलिब्रियम की, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपरेशन इक्वल हो जाती है। उस कंडीशन में अगर हम इस कंटेनर को बंद कर दें तो यहाँ से इन वेपर्स के थ्रू जो इसकी वॉल पर प्रेशर लगता है, दोबारा सुनिए, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम pressure exerted by vapor on the container, on the wall of the container, that is called vapor pressure। ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है? किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी प्योर लिक्विड की इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो उसकी वेपर्स कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अब जो लिक्विड हैं वो भी हमारे टू टाइप के होते हैं, या सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जो हाईली इवेपरेबल नेचर के होते हैं, जिनसे वेपर्स, है ना, प्रोड्यूस होती है, उनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। दूसरे ऐसे होते हैं जिनसे वेपर्स क्रिएट नहीं होती या नेग्लेजिबल होती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। जो वेपर्स क्रिएट करेगा वो वॉलेटाइल, जो वेपर्स क्रिएट ना करेगा वो नॉन वॉलेटाइल। वेपर प्रेशर वो होता है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर सॉल्यूशन की वेपर्स प्रोड्यूस होती हैं और वो इसकी कंटेनर की वॉल पर, है ना, इस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज़ वेपर प्रेशर। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड or solution is the pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature। ठीक है। एक गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर भी फिक्स होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या है? उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी को बताता है, कितनी जल्दी जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। इसकी स्टडी एक साइंटिस्ट ने की, दैट इज़ राउल्ट्स, है ना। ये इन्होंने स्टडी करने के बाद एक लॉ दिया, दैट इज़ कॉल्ड राउल्ट्स लॉ।
जनरली सॉल्यूशन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। तो पहले हम वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे। तो देखिए, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, यहाँ तो हम ऊपर वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, लेकिन ये क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर है ना। समझिए ज़रा, मैंने हेनरी लॉ में भी आपको बताया था, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक लिक्विड ए है, एक ये बी है। इसके अंदर सॉल्यूशन केवल ए सॉल्यूशन है। कौन सा है? ए सॉल्यूशन। एक और हमने लिया है ना, इसके अंदर एक तो ए सॉल्यूशन है और दूसरा इसके अंदर क्या है, बी है ना। दो कंपोनेंट इसमें मिक्स हैं, ए और बी। अब इसकी भी वेपर्स बनेंगी और यहाँ पर ए की वेपर्स बनेंगी और बी की भी बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि प्योर है तो इस वजह से जो वेपर प्रेशर होगा है ना, उसको हम वेपर प्रेशर ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर है वो दो की वजह से है, ए और बी। तो इस वजह से, क्योंकि ए की वेपर्स एक प्रेशर क्रिएट करेंगी तो वो ए का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। दोबारा समझिए, इसमें क्योंकि कंबाइन है ए और बी, तो ए की वेपर होंगी वो एक पार्ट है। ऐसे बी का वो दूसरा पार्ट हो गया, तो वो इसका पार्शियल। यानी मिक्सचर में जब वेपर प्रेशर क्रिएट होता है तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और अगर प्योर लिक्विड है तो वो वेपर प्रेशर है। हैं दोनों वेपर प्रेशर, लेकिन क्योंकि ये मिक्सचर वाले फॉर्म में, सॉल्यूशन वाले फॉर्म में एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन में, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है ना। जितने मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे उतना ही पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब देखिए, कोई सॉल्यूशन है, उसमें टू वॉलेटाइल कंपोनेंट है ना, 1 और 2। 1 के जो मोल फ्रैक्शन है x1 है और 2 के x2 है। ठीक है। और इसका जो पार्शियल प्रेशर है P1, इसका पार्शियल प्रेशर है P2। तो P1 प्रोपोर्शनल टू x1। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन कितना है? x1। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ P0 P1। अब देखिए, यहाँ पर P1 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है ना। पार्शियल प्रेशर कब होता है? जब वो मिक्सचर में हो या सॉल्यूशन में हो, जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो। लेकिन P0 माने ओरिजिनल, ये वेपर प्रेशर है ना। समझना, यही मेन पॉइंट है। वेपर प्रेशर है वो कब होता है? जब प्योर होता है, ठीक है। इसको आप नोट भी कर लीजिए। तो P1 प्रोपोर्शनल है x1 के। P01 क्या है? अगर मान के चलिए केवल एक ही कंपोनेंट होता है ना, तो ये क्या हो जाता? P01। ऐसे ही सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या होगा? P2 इक्वल टू P02 x2। अब एक साइंटिस्ट और थे, डाल्टन। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? P टोटल। ए कंपोनेंट का P1, बी कंपोनेंट का P2, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब P1 की वैल्यू राउल्ट्स लॉ से क्या आई थी? P01 x1। P2 की वैल्यू क्या आई थी? P02 x2। दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। x1 P01 प्लस x2 P02, दोनों को हम सम करेंगे। अब यहाँ से हमने जो x1 है, देखिए हमने एक पढ़ा था जब मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन में, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। क्या पढ़ा था हमने? x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
वन माइनस एक्स टू, तो ये हमने रख दिया वन माइनस एक्स टू, और पी नॉट वन की जगह पी नॉट वन और एक्स टू पी नॉट टू सेम ऐसे रखा। क्यों किया? क्योंकि दोनों को हमने एक ही टर्म में ले लिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स टू कॉमन आ गया दोनों से, तो इसको हमने इस वाले फॉर्म में रख दिया, यानी पी टोटल इक्वल टू पी नॉट टू प्लस पी नॉट टू माइनस पी वन नॉट एक्स टू। अब ये वाला जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन होता है ना। अगर हम y और x में एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा मिलेगा? लीनियर मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए y की जगह पी टी हो गया और x की जगह x2 हो गया, m की जगह ये वाला टर्म आ गया और c की जगह पर पी नॉट वन। यानी राउट्स लॉ को सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये डायग्राम है राउट्स लॉ का, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको आप समझिए। ये हमारा वेपर प्रेशर है, इधर हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया। अब क्योंकि दो कंपोनेंट हैं, ये कंडीशन है जब 100% x1 कंपोनेंट है। जब x1 कंपोनेंट होगा यानी इसकी वैल्यू 1 होगी तो x2 कितना हो जाएगा? 0। तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी नॉट वन, यानी फर्स्ट कंपोनेंट का ही वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ से इधर मूव करेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? x1 कम होगा और x2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें किसकी मिलेगी? P2 की मिलेगी। और P2 क्या है? पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली हमने इस वाले साइड से जब देखेंगे तो यहाँ x1 0 हो जाएगा और x2 1 यानी 100% है, तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका? पी नॉट टू का। और जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे इधर तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? P1 पार्शियल प्रेशर मिलेगा, लेकिन यहाँ वेपर प्रेशर मिलेगा। अच्छा, एक तो लाइन हमारी ये हो गई है ना, एक तो लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से हम पी टोटल किसी भी टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए इस तरीके से, इस वाले पर पी टोटल चाहिए तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इससे आ जाएगी P1 की, और यहाँ से जो वैल्यू होगी वो किसकी आ जाएगी? P2 की। दोनों को ऐड करेंगे तो पी टोटल आ जाएगा। तो ये राउट्स लॉ का दूसरा फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब उससे हम लीनियर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो इस तरीके से हमें ये मिलता है। ये वॉलेटाइल के लिए था। अब दूसरा हमारा क्या है? नॉन वॉलेटाइल, है ना। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर एक सॉल्वेंट है ए, उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल ऐड कर दिया बी, तो इसमें जो वेपर्स बनेगी वो केवल किसकी बनेगी? सॉल्वेंट की बनेगी, है ना, नॉन वॉलेटाइल की नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे हमने सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट तो इवेपोरेट होगा नहीं, तो वो नीचे ही रहेगा। तो उस वाले केस में देखिए क्या होगा, P1 प्रोपोर्शनल टू x1, तो P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट, और वही P टोटल हो जाएगा, यानी P टोटल P1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही कंपोनेंट की वेपर बन रही है, दूसरे की वेपर्स नहीं बन रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो राउट्स लॉ वाला डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। यहाँ वेपर प्रेशर ले लिया हमने और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लिया। तो आज हमने दो तरीके के, है ना, स्टडी किया, एक तो वॉलेटाइल के लिए और दूसरा नॉन वॉलेटाइल के लिए। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।